लेसन नंबर 5, जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसमें हमने सेल, मेम्ब्रेन, सेल वॉल पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे केंद्रक। न्यूक्लियस, ये कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है। अगर हम देखें तो जंतु कोशिका में केंद्रक पाया जाता है बीच में, और पादप कोशिका में केंद्रक पाया जाता है साइड में। क्योंकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं होती हैं, वो छोटी होती हैं और इसको प्रेशर करके दूर नहीं हटा पाती, और पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती हैं, जो क्या करती हैं कि केंद्रक को एक तरफ खिसका देती हैं, एक साइड कर देती हैं। तो आज हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, और जंतु कोशिका और पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति क्या है ये मैंने आपको बताई। अब देखते हैं केंद्रक की खोज। तो केंद्रक की खोज की है बच्चों रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है। केंद्रक के बारे में देखें तो केंद्रक के चारों तरफ दोहरी परत पाई जाती है, और इस दोहरी परत को कहते हैं हम, केंद्रक का अलग से चित्र बता रहे हैं आपको, यहां से केंद्रक को यहां दिखा रहे हैं। तो ये केंद्रक है, और केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत पाई जाती है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप अगर देखेंगे तो जो केंद्रक झिल्ली है उसमें बीच बीच में छिद्र पाए जाते हैं। बीच बीच में क्या पाए जाएंगे? छिद्र। और इन छिद्रों के द्वारा जो केंद्रक का अंदर का जो द्रव है, केंद्रक द्रव, वो कोशिका द्रव में अंदर और बाहर आता जाता रहता है। तो ये है केंद्रक झिल्ली, और केंद्रक झिल्ली में बच्चों क्या है? दोहरी परत है केंद्रक झिल्ली की, और बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र है। अब अगर हम देखें तो केंद्रक में केंद्रक द्रव्य भी होता है, और इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव में आता और जाता रहता है। केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं केंद्रक के अंदर, और इन्हें बोलते हैं क्रोमेटिन। जब तक कोशिका रेस्ट पोजीशन में है तब तक तो ये क्रोमेटिन धागे जैसे जाल के रूप में रहते हैं, रेस्ट पोजीशन ऑफ सेल। तो जब रेस्ट अवस्था में है तो क्रोमेटिन धागे, तंतु, ये जाल के रूप में रहते हैं। लेकिन जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो ये क्रोमेटिन छड़ जैसे छड़ाकार क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं। देखिए बच्चों, जब कोशिका रेस्ट पोजीशन में है, जब कोशिका में विभाजन नहीं हो रहा, तो ये धागे जैसी संरचना केंद्रक के अंदर होती है, और इन धागे जैसी संरचनाओं के जाल को हम क्रोमेटिन कहते हैं। जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो ये छड़ाकार संरचनाएं बन जाती हैं, और जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम गुणसूत्र, ये जो क्रोमोसोम हैं ये बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। किसके बने हैं बच्चों? डीएनए और प्रोटीन के। डीएनए का पूरा नाम है, डीएनए का अगर पूरा नाम देखें तो है इसका पूरा नाम डीऑक्सी
राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ये जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई, किसकी? डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई है उसे जीन कहते हैं, जीन। डीएनए की क्रियात्मक इकाई जीन कहलाती है। जो डीएनए है उसमें आनुवांशिक सूचनाएं संग्रहित होती हैं। डीएनए में क्या होती हैं बच्चों? आनुवांशिक सूचनाएं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाली सूचनाएं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये सूचनाएं जाती हैं। कौन सी? आनुवांशिक सूचनाएं जाती हैं। कैसे जाती हैं बच्चों? माता पिता के डीएनए द्वारा। माता पिता से डीएनए कहां जाते हैं? संतान में। तो माता पिता के डीएनए से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाएं कि पिता लंबे हैं, माता गोरी है, तो ये आनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी कि माता पिता से संतान में जाते हैं। कैसे? माता पिता के डीएनए जाते हैं संतान के अंदर। तो ये अभी हमने थोड़ी सी आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया। तो आप इसका शॉर्ट डायग्राम एक बार बना लीजिए जो मैंने आपको भी समझाया, फिर इसकी डिटेल लिखवा देती हूँ। तो यहाँ पर शॉर्ट में बताया, उसको हम डिटेल में लिख देते हैं आपके लिए। केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में तथा पादप कोशिका में केंद्रक एक तरफ स्थित होता है। केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत की केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे केंद्रक द्रव कोशिका द्रव्य में आ जा सकता है। केंद्रक में कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में संतान में जाती हैं। बच्चों ये नोट कीजिए आप एक बार पहले, फिर और लिखाती हूं केंद्रक से रिलेटेड टॉपिक्स। केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में तथा पादप कोशिका में केंद्रक एक तरफ स्थित होता है। केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत की केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य में आ जा सकता है। केंद्रक में कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में संतान में जाती हैं। तो नेक्स्ट बच्चों अब देखते हैं आगे। क्रोमोसोम ही चल रहा है हमारा। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो नेक्स्ट, क्रोमोसोम डीएनए
एवं प्रोटीन के बने होते हैं। तो जो माता पिता से सूचनाएं आगे संतान में जाती हैं वह डीएनए की क्रियात्मक इकाई के द्वारा जाती है और वह क्रियात्मक इकाई कहलाती है जीन। डीएनए की क्रियात्मक इकाई, डीएनए की क्रियात्मक इकाई जीन है। जब कोशिका में विभाजन नहीं होता, जब कोशिका विश्राम की अवस्था में होती है, विभाजन नहीं होता, जब कोशिका में विभाजन नहीं होता तब डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में धागे जैसा जाल बनाते हैं। जब कोशिका में विभाजन नहीं होता उस वक्त क्या होगा, डीएनए क्या बनाएंगे, धागे जैसा जाल बनाते हैं। कोशिका विभाजन के समय यह जाल क्रोमोसोम के रूप में संगठित हो जाता है। जब कोशिका विभाजन नहीं होता तब तो डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में धागे जैसा जाल बनाते हैं, और जब कोशिका विभाजन हो जाता है तो उस समय यह जाल क्रोमोसोम के रूप में संगठित हो जाता है। बच्चों अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। के बाद स्वागत है बच्चों आपका। अभी हम केंद्रक देख रहे थे, आप इसे नोट कीजिए। तो ये केंद्रक के बारे में देखा। कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जिनमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है अधिकतर में, और कुछ में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो ऐसे जीव जिनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोट्स। तो हम नेक्स्ट बता सकते हैं ऐसे जीव
जिनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। जिनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी वो क्या कहलाएंगे? प्रोकैरियोटिक जीव। और इनकी कोशिकाएं विकसित नहीं होती, कम विकसित होती हैं। ऐसे जीव जिनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। जिनके केंद्रक के चारों ओर क्या पाई जाएगी? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। क्या कहलाएंगे बच्चों? यूकैरियोटिक। ऐसे जीव यूकैरियोटिक यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक कहलाते हैं। तो केंद्रक के चारों केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, वो प्रोकैरियोटिक, और जिनमें पाई जाती है वो यूकैरियोटिक कहलाएंगे बच्चों। तो ये हमने केंद्रक के बारे में डिटेल देखी, पूरा डिटेल हुआ हमारा केंद्रक का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है बच्चों कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य की खोज भी रॉबर्ट ब्राउन ने ही की है। देखिए ये कोशिका है और कोशिका में ये केंद्रक है, और कोशिका का अधिकांश क्षेत्र में जो द्रव पाया जाता है वह क्या होता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली के अंदर का अधिकांश क्षेत्र क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। तो अगर हम देखें तो ये है कोशिका झिल्ली और ये है कोशिका द्रव्य, और ये है बच्चों केंद्रक। और केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, ये होती है केंद्रक झिल्ली। तो हम बता सकते हैं कि कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र जो कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र जो कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है कोशिका द्रव कहलाता है। कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य में विशिष्ट
विशिष्ट अंगक पाए जाते हैं। विशिष्ट अंगक पाए जाते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं हम? कोशिकांग। अब अगर देखें बच्चों तो कोशिका में क्या क्या है? कोशिका द्रव्य और क्या है अंदर? केंद्रक। जब केंद्रक को हटा दे तब तो खाली होता है कोशिका द्रव्य, और जब कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को एक साथ मिलाएं तब कहलाता है वो जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक का मिला हुआ भाग, और अगर केंद्रक हटा दे तो खाली क्या रह जाएगा? कोशिका द्रव्य। तो जीव द्रव्य दोनों को मिला के कहा जाएगा। कई बार क्या यूज कर लेते हैं? कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य होता है बिना केंद्रक के, और जब केंद्रक को शामिल कर ले साथ में तब जीव द्रव्य होता है। तो नोट कीजिए आप इसे। तो ये हमने कोशिका द्रव, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा। अब कोशिका के अंदर विभिन्न अंगक, कोशिकांग पाए जाते हैं, उनके बारे में अब हम शुरुआत करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा कोशिकांग, यानी कि कोशिका अंगक। तो नेक्स्ट है बच्चों कोशिका अंगक। और कोशिका अंगक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंतर्द्रव्यी जालिका। अंतर्द्रव्यी जालिका, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अब हम इसे इतना बड़ा ना लिख के बार बार लिखेंगे ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप देखेंगे तो कोशिका द्रव्य के अंदर नलिकाओं, ट्यूब्स और शीट का जाल पाया जाता है, और वही होती है अंतर्द्रव्यी जालिका। तो हम बता सकते हैं कोशिका द्रव्य में नलिकाओं व शीट का एक बड़ा क्षेत्र होता है। बड़ा क्षेत्र होता है। नलिकाओं और शीट का एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यी जालिका, ER, मैंने कहा पहले आपको शॉर्टकट में लिखूंगी मैं, ये ER कहते हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER अंतर्द्रव्यी जालिका, कोशिका द्रव्य में नलिकाओं और शीट का एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ER। अब ये जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार की होती है। तो हम नेक्स्ट बता सकते हैं ER दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 खुरदरी। खुरदरी, खुरदरी को बोलते हैं रफ ER। तो अब हम रफ ER को लिख सकते हैं बच्चों R यानी कि रफ, E से एंडोप्लाज्मिक और R से रेटिकुलम, RER। एक तो होती है खुरदरी और दूसरी होती है चिकनी। चिकनी, चिकनी को बोलेंगे बच्चों स्मूथ, स्मूथ ER। चिकनी एंडोप्लाज्मिक यानी कि अंतर्द्रव्यी जालिका, और इसको हम लिखेंगे बच्चों शॉर्टकट में SER। तो ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है, एक तो खुरदरी और एक चिकनी। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। खुरदरी को लिखेंगे हम RER और चिकनी को लिखेंगे SER। नोट कीजिए बच्चों। तो दो प्रकार की अंतर्द्रव्यी जालिका हो गई है, एक तो खुरदरी और एक चिकनी। खुरदरी को RER और चिकनी को SER। अब हम इन दोनों के बारे में बताएंगे, RER में क्या होगा और SER में क्या होगा। तो हम बता सकते हैं RER खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि बनाना, जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो ये खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि इन नलियों पर राइबोसोम, जैसे नलियां हैं और इनके ऊपर ये राइबोसोम, ऐसे ये राइबोसोम लगे हैं और इनकी वजह से कैसे हो जाती है खुरदरी। और इन राइबोसोम का काम क्या है बच्चों? प्रोटीन बनाना। तो ये कोशिका के अंदर ये राइबोसोम है, वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। कहां पर? RER में, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। चिकनी में राइबोसोम नहीं पाए जाते। चिकनी में यानी कि चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसीलिए ये चिकनी होती हैं। राइबोसोम नहीं पाए जाते, अतः ये चिकनी होती हैं। और इन चिकनी राइब जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करती हैं? वसा का संश्लेषण करती हैं। तो SER वसा का निर्माण करती हैं। तो प्रोटीन का निर्माण तो किसने किया? RER ने। और वसा का निर्माण किसने किया? SER ने। और ये प्रोटीन जो RER और वसा जो SER बनाते हैं, ये क्या करते हैं? कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायता करते हैं। तो कुछ प्रोटीन
तथा वसा कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायता करते हैं। तो यहां पर जो प्रोटीन और वसा बना, ये क्या करेगा? कोशिका झिल्ली के निर्माण में क्या करेगा? सहायता करेगा। और इस प्रक्रिया को, ये जो कोशिका झिल्ली का निर्माण हो रहा है, तो एंडोप्लाज्मिक क्या है? ये भी एक झिल्ली है, नली है, और इसी से झिल्ली का निर्माण हो रहा है, तो इसे बोलेंगे झिल्ली जीवात जनन। तो इस प्रक्रिया को, किसको? जिसमें प्रोटीन और वसा से कोशिका झिल्ली बन रही है, इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। बच्चों, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पे आप ज्यादा ध्यान नहीं देते। मैंने बता दिया, आपने सोचा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्यी जालिका पढ़ ली, लेकिन ये छोटी सी बात आपने नहीं पढ़ी। क्वेश्चन आ जाता है, झिल्ली जीवात जनन क्या है? झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि RER जो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका है, वो क्या करती है? प्रोटीन बनाती है, और चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका वसा बनाती है, और इस प्रोटीन और वसा से कोशिका झिल्ली का निर्माण भी होता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? झिल्ली जीवात जनन। नोट कर लीजिए बच्चों इसे फटाफट से। तो क्वेश्चन आ जाए आपके पास, झिल्ली जीवात जनन क्या है, तो आप इसको बता सकते हैं। तो अभी वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, तो नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। थैंक यू।